शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल आज आप खुद ही समझ गए होंगे क्या होगा। इतनी बड़ी जीत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली है, जिसके बाद कोई नरेंद्र मोदी को आजादी के बाद हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता कह रहा है। हम अमित शाह की बात कर रहे हैं। कोई उनको सुपरमैन कह रहा है, और जैसा सुकेश सुबह से कह रहे हैं मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, महामानव। क्या नरेंद्र मोदी वाकई भारतीय राजनीति के महामानव बन गए? यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल की वजह ये आंकड़े हैं जो मेरे चारों तरफ आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 324 सीटें यूपी में। किसी ने नहीं सोचा होगा, सिर्फ हमारे एग्जिट पोल ने कहा था, पोस्ट पोल सर्वे ने कहा था। उत्तराखंड बीजेपी 57-70 में से लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर भी है। पंजाब हारी है बीजेपी सिर्फ, उसके अलावा गोवा और मणिपुर में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन की तरफ। गोवा शायद थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है बीजेपी को, लेकिन वहां भी सरकार बनाने की उम्मीद और दावा अमित शाह जता चुके हैं। मणिपुर में भी सरकार बनाएंगे, ये भी अमित शाह कह रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी के खेमे में जश्न है। केशव प्रसाद मौर्य होली खेलकर दोपहर में ही बाहर निकले थे, ये तब की तस्वीर है। लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के महामानव बन गए? मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता जुड़ने वाले हैं इस बहस में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले सुकेश, बिल्कुल शाम होते होते सवाल ये उठ ही गया। अलग अलग तरह की संज्ञा दी जा रही है नरेंद्र मोदी को, और जैसा अमित शाह ने कहा, कुछ लोग उससे हो सकता है इत्तेफाक ना रखें कि आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता आजादी के बाद नरेंद्र मोदी बन गए। ये देखिए, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स है उसमें नरेंद्र मोदी, मैंने शुरू में कहा और आपने उसका जिक्र भी किया कि अगर आज ये जीतते हैं तो ये राजनीति के और इंडियन पॉलिटिक्स के महामानव तो होंगे। तमाम ऑड्स के बावजूद इस तरीके का माहौल बनाना, तो अब ये सोचना पड़ेगा विपक्ष में बैठे लोगों को, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, कि उससे लोहा लेने के लिए क्या करना है। आप उसकी स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग को मैच नहीं कर सकते, उनके कमिटमेंट को मैच नहीं कर सकते। आप जो टायरलेस पॉलिटिक्स करने का नरेंद्र मोदी का तरीका है उसको मैच नहीं कर सकते। आप 10 चीजों पे सवाल उठा सकते हैं। आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने संसदीय से तुम्हें 3 दिन चले गए। मैं सुबह से कह रहा हूं कि अच्छा, वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, उससे डिपार्चर हो चुका है। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूं सुकेश, हम इसको इस तरह क्यों ना कहें। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को, भारतीय चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में तब्दील कर दिया। जो भी चुनाव होता है यहां पर, अब ऐसा लगता है बिल्कुल अमेरिका की तरह राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, ऐसा लगता है, और नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, मतलब ये आप इसको कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स का में इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन ये कल्ट जो एक फिगर जिसकी हम पूजा करते हैं, ये लोग कहते सिर्फ साउथ में होता था, ये पूरे देश में होता था। एक जमाने में गांधी के साथ हुआ, उस समय चलिए चुनाव का माहौल नहीं था, चुनावी राजनीति में वो कभी नहीं उतरे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही कहा गया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यही कहा गया, इंदिरा गांधी के बारे में यही कहा गया। तो ये एक पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन उसको रीराइट करने की कोशिश है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे तमगे के साथ आता है कि ये अस्वीकार्य होगा राष्ट्रीय राजनीति में, अपने आप को स्वीकार्य बनाना, और उसके बाद बिहार में चुनाव हार गए, दिल्ली में सफाया हो गया, सूपड़ा साफ हो गया, लेकिन ये कमिटमेंट, ये परसिवियरेंस और ये अपने दल के लिए कुछ भी करना, आज उनकी तारीफ होनी चाहिए कि वो जो पुराना जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे डिपार्चर हो चुका है। आप उनकी कितनी भी तारीफ करें, कितनी भी शिकायत करें, कितना भी उसमें मीन मेक निकालें, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि हमारी राजनीति ऐसी है, हम हारेंगे या जीतेंगे, हमारी स्टाइल ऑफ पॉलिटिकिंग यही रहने वाली है, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं ये सतीश जी इसलिए कह रहा हूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म हर इलेक्शन को वो बना देते हैं, क्योंकि चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, केंद्र का तो हो चुका, हर स्टेट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी खुद अपना सब कुछ झोंक देते हैं, दांव पर लगा देते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया। उनका वश चले तो महानगर पालिका और नगर निगम और पंचायत के चुनाव में भी प्रचार करें, लेकिन मैं ये इसको आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं, मेरे विचार से ये पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, कल्ट का हिस्सा है, कल्ट सिंड्रोम का हिस्सा है। और मेरा ये भी कहना है कि आप आजादी के बाद से जो देखे, तो सुकेश जो कह रहे थे कि किसने पर्सनालिटी पॉलिटिक्स नहीं की है, पर्सनालिटी पॉलिटिक्स तो की ही है। लार्जर देन लाइफ जो है, नेहरू जी का इमेज था, इंदिरा जी भी उनको ऊपर ले गई। सतीश जी, प्रभात झा जुड़ गए मेरे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जी। प्रभात जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में। प्रभात जी, हम डिस्कस ये कर रहे हैं, डिबेट ये कर रहे हैं आज, क्या नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के महामानव बन गए हैं? महामानव, प्रभात जी।
अमानो या मानो, जिस व्यक्ति ने ये स्वयं संकल्प लिया हो कि मुझे सेवा करना है और गरीबों की सेवा करना है, तो उसे चाहे जो उपमा दें आप यह उपमा देकर निश्चित तौर पर उनकी महानता कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि मानव रहकर वो मानव की सेवा करते रहेंगे, यही हम जानते हैं। आज देश में गरीबों का सबसे बड़ा नेता कोई उभर कर आया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी मानक भाई। लेकिन प्रभात जी, मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं और घुमा के पूछता हूं। आप कह रहे हैं कोई भी संज्ञा दे दीजिए, कोई भी उपमा दे दीजिए। क्या वजह है प्रभात जी, क्या वजह है कि विपक्ष ढेर हो रहा है एक एक करके हर इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के सामने, और उनके विपक्ष ढेर हो रहा है इसीलिए आज वो यहां पर खड़े हैं कि हम उन्हें महामानव कह रहे हैं। क्या वजह है कि उनकी काट उनका तोड़ निकाल नहीं पा रहा है कोई? देखिए मानिक जी, जरा 2 मिनट समय दीजिएगा। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में नेता हमारे हैं और उसके साथ हमारा संगठन है। देश में कौन सी पार्टी है जिसके पास संगठन है? संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो एक व्यूहरचना रची गई, जो रणनीति बनाई गई, नेता के साथ साथ व्यूहरचना, आज संगठन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विश्व की ऐसी पार्टी है जिसके पास 10 करोड़ से 11 करोड़ की सदस्य संख्या है। ये समझने की बात है। गिरोह से, कुनबे से, परिवारवाद से संगठन नहीं चलता है। मानक मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। सुकेश, मानक, ये जो नेताओं को लेकर जो समाज में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी कि नेता तो ठीक नहीं है, नेता तो भ्रष्ट है, और ये आप याद करिए 2013 का वक्त जब अन्ना मूवमेंट हो रहा था, तो नेताओं की साख जो है वो बिल्कुल इरोडेड थी, खत्म थी। करप्शन जो है वो सेंट्रल पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट हो गया था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव और वो बहाल करना, ये अपने आप में आप कुछ भी कह लें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम जो क्रेडिबिलिटी थी पॉलिटिक्स में, वो क्रेडिबिलिटी को वापस लौटाया है। और भ्रष्टाचार नहीं होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जो ये है, ये पब्लिक, आप बिरला डायरी निकालें, सहारा डायरी निकालें, लेकिन जो चस्पा होने वाली बात है वो चस्पा नहीं इसका मतलब लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो कर दिया पूरी पॉलिटिक्स में उन्होंने, कि जो चस्पा करने की कोशिश थी कि ये तो छूट बूट वाली सरकार है, इसीलिए मोदी का सूट नाम लिखा हुआ, लेकिन उसको कर दिया कि गरीबों का नेता, अपने आप को इस तरीके से मार्केट कर लेना सब लोग देख रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि यार कुछ चमत्कार हो रहा है, जब क्यों कर रहा है, लेकिन उसको रोक पाने में नाकाम है। तो ये जादूगरी पॉलिटिक्स में ये इसको मैच करने के लिए आपको उस कैलिबर का नेता चाहिए जो सीधे सीधे लड़ाई वो ले सके उनसे। एग्जैक्टली। अब चाहे पार्लियामेंट का भाषण हो सतीश जी, चाहे पार्लियामेंट का भाषण हो या प्रचार की रैलियां हो या फिर कोई और मंच हो, बार बार मोदी जी ये कहते हैं पिछली सरकार में क्या होता था, कितना गया कितना खाया। इस सरकार में पूछा जा रहा है कितना आया। इसका मतलब साफ है, कम से कम जैसे सुकेश कह रहे हैं, एक विश्वास तो लोगों में बहाल हुआ है कि ये सरकार, ये नेता खाने वाला नहीं है। देखिए, मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं, सीधे उत्तर देने के बजाय मुझे लगता है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा, आपका जवाब पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य जुड़ गए। केशव प्रसाद मौर्य, सुन पा रहे हैं मुझे आप? मानक बोल रहा हूं न्यूज 24 के नोएडा स्टूडियो से। हाँ, सुन पा रहा हूं मानक जी, सुन रहा हूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले मौर्य साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद, आपको भी बधाई है, होली की भी शुभकामना है। हाँ, एक हमारा ही ऐसा चैनल था, हमारा एग्जिट पोल, जिसने आपको इतनी बड़ी जीत दिखाई थी। इतनी बड़ी नहीं, लेकिन हम काफी क्लोज थे। मौर्य साहब, मैं न्यूज 24 और चाणक्य को बधाई देता हूं कि आपने हमको, हमारे लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, काफी करीब पहुंचने का प्रयास किया था। मैं बधाई देता हूं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं क्या मौर्य साहब? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मौर्य साहब, ये सवाल सुबह से सबके जहन में है, सबके जहन में। आपने ये मेरे ऊपर जो आंकड़ा दिख रहा है 324 का, ऐतिहासिक आंकड़ा है, हैरान करने वाला आंकड़ा है, शॉकिंग है। ये कैसे किया आपने?
आपको क्या लगता है क्या हुआ जो ये आंकड़ा बना? ये तो माननीय मोदी जी का जो जादू है, मोदी जी के प्रति जो गरीबों का विश्वास है, किसानों का विश्वास है, नौजवानों का विश्वास है, यह जीत तो माननीय मोदी जी के कारण से है। मोदी जी को इसका श्रेय जाता है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को श्रेय जाता है, मेरे पार्टी के बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के एक एक कार्यकर्ता को श्रेय जाता है, उत्तर प्रदेश की महान जनता को श्रेय जाता है। मैं शीश झुका करके यूपी की जनता को नमन करता हूं, अपने नेतृत्व को प्रणाम करता हूं कि जिनके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऐतिहासिक सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर मिली। अब यह सफलता जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं, यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है विकास के युग की शुरुआत, माननीय नरेंद्र मोदी जी के युग की शुरुआत। क्योंकि विकास पर अगर पेटेंट मैं कहूं अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। केशव मौर्य जी, सुकेश विकास के नाम पर धोखा देते हैं। केशव मौर्य जी, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा था, संघ से आपके संबंध कैसे हैं? संघ का स्वयंसेवक हूं, संबंध कैसे है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं। संघ का स्वयंसेवक हूं। मोदी जी से संबंध कैसे हैं आपके? मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे संबंध कैसे है ये पूछने का ये सवाल ही नहीं है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारा नेतृत्व है, मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मेरे लिए सबका आशीर्वाद रहता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपको नियुक्त किया होगा उन्होंने, तो मोदी जी से आपके संबंध अच्छे ही हैं। संघ के तो आप बाल स्वयंसेवक ही रहे हैं और एमएलए भी वहां रहे हैं, फिर एमपी हो गए और अभी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो तमाम क्षमताएं हैं जो एक मुख्यमंत्री को होनी चाहिए मुख्यमंत्री के अंदर? आप मुख्यमंत्री मत खोजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है, भाजपा की जो सरकार बनने जा रही है उसको देखिए। हमारा अगला काम तो मुख्यमंत्री देश को देखिए, माननीय मोदी जी के प्रति यूपी की जनता का विश्वास देखिए। 2014 के बाद 2017, 2019 में फिर से होने वाली भाजपा की विजय की संभावना स्पष्ट तौर से देखिए। हम तो उनको महामानव, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए देखिए। हम तो उनको महामानव की संख्या दे रहे हैं, वो राजनीति के महामानव है आज की तारीख में। मैं तो ये सिर्फ पूछना चाह रहा था, हमारा अगला काम अब मुख्यमंत्री ढूंढना ही है। और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, और कल आपको सुकेश जी, कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कल संसदीय बोर्ड की बैठक है, संसदीय बोर्ड की बैठक तक प्रतीक्षा करिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं मैं सबसे पहले देंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है, देखिए, जात पात धर्म और मोस्ट बैकवर्ड क्लास होगा कि नहीं, किसको टिकट देना चाहिए, सब पार्टियां ध्यान देती है, ध्यान देना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओबीसी का मैक्सिमम चंक जो है वो बीजेपी के साथ गया है। आपको लगता है कि वो जो वर्ग जो अभी तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है सोसाइटी को, उसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाति के आधार पर, अगड़े और पिछड़े के आधार पर कोई विचार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्तावादी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश में हमारी सरकार है और हमारा नेतृत्व देश में सबसे परिपक्व नेतृत्व है। और मेरे नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा करिए, कल बैठक होने वाली है। सुकेश जी, आप सही स्वयंसेवक है, अगला सवाल मानक ही पूछेंगे आपसे। अच्छा केशव जी, एक बात बताइए, चुनाव प्रचार में टुवर्ड्स द लेटर एंड, मतलब बाद के चरणों में चुनाव प्रचार में आपने कहा था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार के कांड हुए, स्कैम हुए, उनकी जांच कराएंगे, अखिलेश यादव को जेल भेजेंगे, ये आपने कहा था। कौन कौन जेल जा रहा है आपकी सरकार बनने के बाद? केशव जी, आप, मेरा लग रहा है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हमने चुनाव के मैदान में जाने से पहले रखा था, उसको पढ़ा नहीं है। हमने 14 वर्षों के भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कही है और जांच में दोषी चाहे जो पाया जाएगा, उस दोषी को जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, पद के आधार पर, धर्म के आधार पर बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराध करने वाले लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिलेगा, जो गलत करेगा उसको दंड भी मिलेगा। हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था, एक सवाल माना मैं पूछ लेता हूं, हमारे साथ इंटरव्यू में आपने कहा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, कि बुआ और बबुआ नहीं, मुझे दोनों जेल जाएंगे, दोनों जेल जाएंगे। बुआ बबुआ अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो कोई न बुआ को बबुआ बचा पाएगा, न बबुआ को बुआ बचा पाएंगे, लेकिन वो जांच तो होने दीजिए।
अच्छा एक सेकंड केशव जी, आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमें खबर यह मिल रही है कि आपने दयाशंकर सिंह का निष्कासन बीजेपी से रद्द कर दिया है, वही जिनकी पत्नी स्वाति सिंह अब आपके टिकट पर चुनाव जीत कर आ गई हैं। दयाशंकर सिंह का निष्कासन आपको भारतीय जनता पार्टी ने सही रद्द कर दिया। समाचार मिला है, सही समाचार मिला है। हाँ केशव जी, सही समाचार मिला है, दयाशंकर सिंह जी के निष्कासन को वापस लिया गया है। हाँ अच्छा, हमारे साथ प्रभात झा भी जुड़े हुए हैं, आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर हैं और केंद्र में बीजेपी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं चाहता हूं आप दोनों से एक सवाल है, क्योंकि आज मायावती जब नतीजों के बाद सामने आई, पहले केशव जी आप बोलेगा, उसके बाद प्रभात जी आपके पास आ रहा हूं। मायावती ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई है और इसी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। जवाब दीजिए केशव जी। बहन जी से मैं इतना ही चाहूंगा कि जनादेश का आदर करें, अनादर ना करें। वोट बेचने वालों को, नोट से प्यार करने वालों को वोट मिलना बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता जाग गई है। गरीब आदमी कल तक मायावती जी के साथ इसलिए था कि लोगों को लगता था कि अगर हम मायावती जी के साथ रहेंगे तो शायद गरीबी हमारी दूर होगी, लेकिन उन्होंने गरीबों को लूटने का काम, गरीबों को बेचने का काम किया। 2014 में उनको सजा मिली, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती। उसके बाद 2017 में उन्होंने फिर से गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट बेचा, नोट इकट्ठा किया और मोदी जी ने जो देश के हित में, गरीब के हित में नोटबंदी का फैसला किया, उस फैसले का विरोध किया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन मायावती जी को नमस्ते कर लिया है। अब उनको ये चिंता है कि अब राज्यसभा के लिए भी जाने के लिए उनके पास नंबर नहीं है। भ्रष्टाचार को, भाजपा को सजा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जनता ने सजा देने का काम किया है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को फिर शीश झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने जिसकी वास्तव में प्रतीक्षा थी वह करके उन्होंने दिखाया। हाँ प्रभात जी, आप इतनी देर से सुन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं प्रभात जी। लेकिन आज मायावती ने जो आरोप लगाया अपनी इस हार के बाद कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ हुई है, अखिलेश सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर मायावती ने आरोप लगाया है तो रूलिंग पार्टी को जांच कराने में दिक्कत क्या है? आप तैयार हैं क्या जांच के लिए? देखिए, मैं केशव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही यह आरोप लगाकर कोई अपनी कमजोरी को बचाना चाहे। 80 में से जब 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 के मई में जीती थी, तब कौन सा मशीन खराब था और अच्छा था? यह आरोप लगाकर अपनी, अब ऐसी पार्टियां जनता के बीच समाप्त हो रही है। नाटकीयता से राजनीति नहीं होगी। जो सच्चे भाव से, अच्छे मन से जनता की सेवा करेंगे वही अब राजनीति में रहेंगे। यह बात अब उत्तर प्रदेश के इस फैसले में आ गया है। चाहे वो हरीश रावत जी उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती हो, अखिलेश जी हो, नौटंकियों से राजनीति नहीं होती। राजनीति जिस तरह से केशव मौर्य जी से लेकर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, अमित शाह के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जिन्होंने ये सिद्ध किया कि वो नारेबाजी नहीं करते, आप कहते रहे जुमलेबाजी नहीं करते, वो गरीबों के मन के मसीहा बन गए हैं। प्रभात जी एक सेकंड, केशव मौर्य जी आपको जाना है, मुझे पता है केशव जी। प्रभात जी बस एक सेकंड में लौट रहा हूं, केशव जी जा रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा हूं उनसे बस। केशव जी जाते जाते मैं सोच रहा हूं, एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है। केशव जी सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ केशव जी, सवाल ये है, सुन पा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था अपने भाषण में, वो बोले कि जितने कब्रिस्तान बनते हैं उतने ही शमशान बनने चाहिए, उतना ही पैसा खर्च होना चाहिए। बिजली जितनी ईद पर आती है उतनी दिवाली पर आनी चाहिए। तो ये आप इंश्योर करेंगे क्या, अब आपकी सरकार बनने जा रही है कि सब बराबरी से खर्चा हो, बराबरी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सुकेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव की राजनीति करने वालों को संदेश दिया था कि जो सत्ता में होता है उसका एक शासक का धर्म हो जाता है। भेदभाव नहीं किया जाता है कि हिंदू को कोई व्यवस्था, मुस्लिम को कोई व्यवस्था। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, सपा बसपा कांग्रेस का नारा कुछ का साथ कुछ का विकास, स्वयं का विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी गलत उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको ठीक करेंगे। जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने यूपी की जनता से वादा किया है उसे पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूपी की कानून व्यवस्था भी ठीक करेगी, अराजकता का अंत भी करेगी, भ्रष्टाचार की जांच भी करेगी, रोजगार के अवसर भी देगी, भर्तियों से भ्रष्टाचार को समाप्त भी करेगी। केशव मौर्य जी, भ्रष्टाचार हुआ उसको जांच भी कराएगी। ये सारे विषय हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है। केशव मौर्य जी, एक आखिरी सवाल सुकेश बोल रहा हूं
एक आखिरी सवाल जेहन में है, और चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती होगी, इसलिए थोड़ा रोशनी डाल दीजिए उस पे। आपके पास दो बड़े नेता ऑलरेडी हैं वहां, जो जिनकी अपनी पहचान है। एक तो राजनाथ सिंह वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री है। क्या आप चाहेंगे कि राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है? और दूसरा सवाल, अगर राजनाथ सिंह केंद्र में रहना चाहे तो योगी आदित्यनाथ जो कई बार के सांसद हैं, उनकी अपनी पैठ भी है, तो क्या वो भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं? मैं केशव प्रसाद मौर्य जो पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनसे उनकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, दोनों आदरणीय मुझसे बहुत सीनियर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। मैं दोनों को बहुत आदर करता हूं, लेकिन कोई सुझाव मुझसे तो मांगा नहीं गया कि मुझे कोई सुझाव देना है। लेकिन केंद्रीय संसदीय बोर्ड हमारा जो देश में भाजपा का नेतृत्व करता है, वह संसदीय बोर्ड हर प्रकार से समझदार है, और उनके ही अगुवाई में हम केंद्र में और देश में अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे हैं। ठीक है। नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, ठीक है, केशव प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से बधाई के साथ उसका सम्मान करें। एक बार फिर से बधाई के साथ केशव प्रसाद मौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 सबसे बड़ा सवाल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब प्रभात जी, अब देख लीजिए नेक्स्ट चैलेंज प्रभात जी आपके सामने यही है। उत्तर प्रदेश में आपको एक ऐसा नेता का चुनाव करना है, ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो इतने बड़े बहुमत को चला सके, हैंडल कर सके, 324 सीटों का बहुमत, और नरेंद्र मोदी का जो विजन है, महामानव का जो विजन है, उसे लागू कर सके। आपकी नजर में कौन हो सकता है प्रभात जी वो? देखिए मानक जी, आप बार बार महामानव करें, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह जो वर्ष है वह पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी है, और भारतीय जनता पार्टी के उस अजात शत्रु को महामानव कहा गया था। इसलिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि नरेंद्र मोदी महामानव यदि आपने कहा है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। बात रही मुख्यमंत्री की, तो यह तो बार बार केशव मौर्य जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि यह हमारा डिसीजन नहीं होगा, यह तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता की भावना का आदर पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, और यह सर्वविदित है। हमने जहां जहां पर मुख्यमंत्री दिए हैं वह आज पूरी तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, खट्टर साहब हो, वसुंधरा जी हो, चाहे हमारे रूपाणी जी हो, दिल खोल कर लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी है, विकास के मार्ग रुक गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि योग्य व्यक्ति का चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके पास अब बहुमत है, आपके पास नेता भी बहुत हैं, और वैसे भी हमने देखा है नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर चुनाव जीता गया है फिर तो जिसे भी चाहे आप मुख्यमंत्री बना ही सकते हैं। प्रभात जी, एक सवाल और है। प्रभात जी, हम सुबह से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत की वजह क्या रही, और क्या वजह रही कि अभी तक नरेंद्र मोदी के विजय रथ को कोई रोक नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं रोक पा रहा है, कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहा है, कोई नरेंद्र मोदी की काट नहीं निकाल पा रहा है। प्रभात जी, अब यहां से आगे, क्योंकि अब महामानव तो हमने उन्हें कह ही दिया है, महामानव, यहां से आगे अभी 2019 से पहले कुछ और विधानसभा के चुनाव भी हैं। नहीं, मैं समझ गया। हाँ प्रभात जी, देखिए, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्यों जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में फर्क समझिए। एक बहुत बड़ा नेता पार्टी में है और उसके साथ एक अनोखा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसने सबसे पहले तय किया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। उसके बाद तय किया कि गरीबों की पार्टी बनाएंगे, भारत से गरीबी मिटाएंगे। ये सब बातें आज संगठन किस पार्टी के पास है? भाई, भतीजा, चाचा, पत्नी, इनको लेकर घूमते हैं। अमित शाह जी किसको लेकर घूमते हैं? नरेंद्र मोदी जी किसको लेकर घूमते हैं? राहुल जी, सोनिया जी को कहो तो बुरा लगेगा, कहेंगे अधिक बोलते हैं। परिवारवाद और अपनी वसीयतनामा को लेकर चलने वाले लोगों का खात्मा हुआ है। ठीक है प्रभात जी, सेवा के नाम पर काम करने। प्रभात जी, माफी के साथ फिर रोक रहा हूं आपको, मेरे साथ